हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि 1980 तक 100% बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हो गया था। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर 1980 तक 100% बैंक्स नेशनलाइज्ड हो चुके थे तो फिर उसके बाद आज हम इतने सारे प्राइवेट बैंक्स देखते हैं, ये फिर कैसे आए? क्या सरकार की पॉलिसीज़ में चेंजेस आए जिसकी वजह से फिर से प्राइवेट बैंक्स खुलने लगे? तो इस वीडियो में हम 1980 के आगे की कहानी जानेंगे। देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या प्राइवेटाइजेशन ये सब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। अब 1980 में 100% बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद लेट 80s यानी 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के मतलब 90s के दशक के शुरुआत में भारत में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई और उसी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए उसके पीछे मतलब क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको नरसिम्हन कमेटी भी कहा गया। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने अपनी रिपोर्ट में इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। उसमें से एक रिफॉर्म था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में बेसिकली 4 पॉइंट सजेस्ट किए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था बैंक कंसोलिडेशन, दूसरा पॉइंट था एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक और तीसरे पॉइंट के बारे में बताया था रिडक्शन इन गवर्नमेंट ओनरशिप और फोर्थ पॉइंट था बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन। इन पॉलिसीज़ को लागू करने के बाद दिस वाज कंप्लीट यू टर्न फ्रॉम नेशनलाइजेशन पॉलिसी, क्योंकि अभी तक सरकार नेशनलाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ रही थी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की। सो दिस वाज कंप्लीट यू टर्न फ्रॉम नेशनलाइजेशन पॉलिसी। एक एक करके अब हम इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बैंक कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से हमारा तात्पर्य ये है कि बैंकों का मर्ज करना एक साथ। तो राष्ट्रीयकरण के बाद कई सारे छोटे छोटे नॉन प्रॉफिट मेकिंग सरकारी बैंक थे। इस कमेटी का सजेशन ये था कि हमें छोटे छोटे कई सारे बैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब नंबर ऑफ़ बैंक्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है बड़े बैंक्स की। इस वजह से छोटे बैंकों को मर्ज करके बड़ी एंटिटीज़ के रूप में उनको तैयार किया गया। मर्जर के बाद में यही बैंक्स फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गए और अभी तक जो ये लॉस मेकिंग एंटिटीज़ थे, धीरे धीरे अब ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ बनने लगे और फिर इस तरीके से समय समय पे सरकारी बैंकों का मर्जर मतलब किया जाने लगा और इसके बाद फिर समय समय पर गवर्नमेंट बैंक्स को मर्ज किया जाने लगा। जैसे 2017 तक SBI की सभी सब्सिडरीज को मर्ज कर दिया गया। अगर हम आज के समय में देखें तो कुल 12 ही सरकारी बैंक बचे हैं, बाकी सबको ऐसे एक साथ मर्ज कर दिया गया। जैसे इलाहाबाद और इंडियन बैंक को मर्ज करके अभी इंडियन बैंक कर दिया गया है, उसी तरीके से। नाउ सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, दैट एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। आफ्टर 100% नेशनलाइजेशन बैंकों के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी उभर के आए, कई सारे चीज़ों के साथ कई सारी समस्याओं से ये सफ़र करने लगे, जैसे लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इनएफिशिएंसी एंड हाई लेवल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब सरकारी बैंक्स घाटे में जा रहे थे, उसके पीछे 2 मेजर रीजंस थे। सबसे पहला तो था गवर्नमेंट इंटरवेंशन और दूसरा पॉइंट था लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि हर बैंक्स में एक जैसा ही माहौल था, एक जैसा ही हाल था, तो वहाँ कॉम्पिटिशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस वजह से कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से भी वो काफ़ी लॉस में जा रहे थे और लॉस में कई बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से भी। कई बार गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता था, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अनाउंस करती थी कि वो लो स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, उनके लोन्स माफ़ कर देंगे। तो इन सारे डिसीजंस का जो बर्डन है वो बैंक्स के ऊपर ही आता था। और अब चूंकि सभी गवर्नमेंट बैंक का हाल एक जैसा था, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं था। एंड टू ओवरकम द सिचुएशन, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम रिकमेंडेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम के रिकमेंडेशन के बाद सबसे पहला प्राइवेट बैंक खुला था 1993 में, UTI बैंक, जो बाद में एक्सिस बैंक बना। और उसके बाद 1994 में HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक खुला और उसके बाद फिर लाइन से प्राइवेट बैंक खुलते गए। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम का बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के तहत तीसरा सजेशन था रिडक्शन इन गवर्नमेंट ओनरशिप। इस पॉइंट के तहत कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने सजेस्ट किया कि बैंक्स अगर चाहें
उनके पास एक ऑप्शन दिया कि अगर वो चाहें तो अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा वो बेच सकते हैं। अब ऐसा करके बैंकों को बेसिकली दो मेजर बेनिफिट होने वाला था। सबसे पहला तो ये अपने शेयर्स सेल करके नया कैपिटल गेन कर सकते थे जो इनके कैपिटल में काम आता। दूसरा था कि जब ये इनकी हिस्सेदारी में कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ भी आ जाएंगी तो फिर उनका मतलब डिसीजन मेकिंग में भी उनका पार्टिसिपेशन होगा और उससे फिर बेहतर पॉलिसीज़ आएंगी और नॉन प्रॉफिटेबल बैंक्स भी प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। और फिर इसी के तहत एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993 आया, जिसके तहत एसबीआई को एक परमिशन मिला कि वो अपना 33% तक का शेयर बेच सकता है मार्केट में। और उसी के बाद 1994 में द बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994 आया, जिसके तहत सभी गवर्नमेंट बैंक्स को अलाउ किया गया कि वो अपने 33% तक के शेयर बेच सकते हैं। और अभी देखा जाए तो एसबीआई की ओनरशिप में गवर्नमेंट का ओनरशिप 57% तक का है। बाकी के शेयर्स जैसे पब्लिक ने कुछ शेयर मार्केट के थ्रू ले रखा है, कुछ कंपनीज़ ने शेयर खरीद रखा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स में चौथा सजेशन था कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम का कि बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन। 1949 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो उसका मेन काम था बैंकों को रेगुलेट करने का। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल चाहती थी बैंक्स के ऑपरेशंस में, इस वजह से गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक बैंकिंग डिवीज़न इस्टेब्लिश किया और उसके तहत फिर वो बैंकों के ऑपरेशंस पे मतलब अपनी पकड़ रखती थी। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने रिकमेंड किया कि इस डुअल कंट्रोल को यानी आरबीआई और गवर्नमेंट के कंट्रोल को तुरंत तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाना चाहिए और बैंकों का कंप्लीट रेगुलेशन और सुपरविजन आरबीआई के पास देना चाहिए। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने कहा कि बैंक शुड ओनली बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सो अब तक हमने देखा कि 1980 में 100% बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कैसे फिर बैंकिंग सेक्टर में नए रिफॉर्म्स आए, कैसे फिर नए प्राइवेट बैंक्स आए और उनको फिर कैसे रेगुलेट करने की पॉलिसीज़ आई। सो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।